राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। अग्निवेश, राजा द्वारा इस प्रकार गुरुदेव का सम्मान करना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, उन्होंने कहा कि गुरुदेव उनके राज्य की समृद्धि का कारण है, परंतु कैसे? हाँ, राजा या राज्य की सफलता में एक आयुर्वेदाचार्य का योगदान कैसे संभव है? एक आयुर्वेदाचार्य या वैद्य तो स्वास्थ्य देने में सक्षम होता है। सफलता तो मनुष्य अपने पुरुषार्थ के बल पे ही अर्जित करता है। ऐसे में एक वैद्य का सम्मान क्यों? मित्र, हमें इसका उत्तर राजकुमारी से जानना चाहिए। राजकुमारी से? हाँ, यदि उन्होंने गुरुदेव को सम्मानित किया है तो निश्चय ही उन्हें इसका कारण भी ज्ञात होगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। क्या चर्चा हो रही है? मेरे मित्रों को अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए। प्रश्न? कैसे प्रश्न? और किससे उत्तर चाहिए? उन्हीं से जान लीजिए। मित्र शारबाणी। देवी, हमारा यही प्रश्न था कि एक वैद्य का राज्य की सफलता में कैसा योगदान, और ये संभव भी कैसे है? हे विप्र, अवश्य है। एक राज्य की प्रजा हो या राजा, सभी के लिए चतुर्विध पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति तभी संभव है जब वे निरोगी हो। और आरोग्य देने वाला कौन है? वैद्य। सत्य कहा। अतः वैद्य ही राज्य और राजा के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का दाता है। और इस कथन का समर्थन उपनिषद भी करते हैं। और वहाँ कहा गया है, क्या कहा गया है? नायमात्मा बलहीनने लभ्य, अर्थात बलहीन पुरुष आत्मा को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होता। निर्बल पुरुष के लिए अर्थ और काम की प्राप्ति ही संभव नहीं तो धर्म और मोक्ष तो असंभव ही है। सत्य कहा। और निर्बल को बल देने वाला कौन है? वैद्य। अद्भुत देवी, अद्भुत। हमें ज्ञात नहीं था कि आपको आयुर्वेद और वैद्य के महत्व के विषय में इतना ज्ञान होगा। इसका कारण भी आचार्य पुनर्वसु ही हैं। उनकी प्रेरणा और प्रयासों से प्रजा में सभी स्वास्थ्य के विषय में सतर्क हो गए हैं। और मेरी तो इच्छा है कि आपके आचार्य के इस प्रयास में मैं भी सहयोग कर सकूं। अवश्य कीजिए, और मैं तो कहता हूँ आपको करना ही चाहिए। क्या वो मुझे अवसर देंगे? अवश्य देंगे। परंतु मित्र, गुरुदेव से आज्ञा तो लेनी होगी ना? हाँ, वो तो हम ले लेंगे। उचित है पुत्री, परंतु स्मरण रहे तुम्हें भी हमारे साथ चिकित्सकीय कार्यों में सहायता करनी होगी। मैं प्रस्तुत हूँ आचार्य। ऐसा करके मुझे प्रसन्नता होगी। आचार्य, आचार्य, मेरे पिता के प्राण संकट में है। आचार्य, कृपा कीजिए। राजकुमारी, कृपा कीजिए। मैं भी आप ही की प्रजा हूँ। हुआ क्या है? स्पष्ट कहो बालक। मेरे गांव में एक साथ मेरे पिता और अन्य 10 पुरुषों को ज्वर हुआ है। मेरे पिता के अतिरिक्त सभी की मृत्यु हो गई है। मेरे पिता के प्राण भी संकट में है। कृपा कीजिए आचार्य। एक साथ 10 मृत्यु? हाँ राजकुमारी, सभी 10 पुरुषों को विगत दिवस से ज्वर हुआ और एक एक करके सभी की मृत्यु हो गई। हमें शीघ्र चलना चाहिए। अग्निवेश, तुम मेरे साथ आओगे और इस ज्वर का निदान तुम करोगे। शेष सभी ज्वर संबंधित औषधियां एकत्र करेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। आओ राजकुमारी, आप हमारे साथ आ रही हैं या नहीं?
यदि हमारे साथ चलना है तो शीघ्र निर्णय लें। जो आज्ञा आचार्य, मैं भी चलूंगी। नमस्कार। आप आश्चर्यचकित ना हो, हम आचार्य अग्निवेश द्वारा उनकी ग्रंथ की रचना में उपयोग की गई प्रक्रिया को समझने के लिए इस कथा में पीछे गए हैं। हम उस यात्रा में शामिल हुए हैं जहां इस ग्रंथ की रचना की शुरुआत हुई है। हम आचार्य आत्रेय की चिकित्सा प्रयोगों की यात्रा में शामिल हुए हैं जहां निरंतर उनके समक्ष नई चुनौतियां आती थी। आज भी एक नई चुनौती उनके सामने है। आचार्य पुनर्वसु और उनके शिष्य किस तरह इस चुनौती का सामना करेंगे, आइए जानते हैं। अग्निवेश, ध्यान से परीक्षण करो, आवश्यक प्रश्नों के उत्तर खोजो और उचित निर्णय तक पहुंचो। आचार्य, मेरे पिता के अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं। शांत हो जाओ और धैर्य के साथ आचार्य को उचित जानकारी दो, तभी तुम्हारे पिता का उचित परीक्षण हो पाएगा। नाड़ी मंद और कोमल है, जो कफत ज्वर की ओर संकेत कर रही है। इनके शरीर में कंपन से स्पष्ट है कि इन्हें शीत का अनुभव हो रहा है। क्या तुम्हारे पिता ने इन दिनों अधिक नींद, आलस्य और सुस्ती के विषय में कहा था? हाँ, वे विगत 7 दिवस इस प्रकार के लक्षणों को अनुभव कर रहे थे और रात्रि में भोजन करने के प्रश्न पर इन्होंने कहा कि भोजन ग्रहण करने की इच्छा नहीं, शरीर भारी लग रहा है और सो गए। और आज प्रातः से ही भयभीत से है। शरीर में भारीपन और मन में भय भी कफत ज्वर के एक लक्षण है। क्या इन्हें दिन में सोना रुचिकर लगता है और ये अधिक कार्य भी नहीं करते? हाँ, विगत दिनों में ऐसा हुआ है। कृषि के सारे कार्य मैं ही करता हूँ और ये दिन में सोते हैं। शारीरिक परिश्रम में रुचि ही नहीं लेते। निश्चित ही इन्होंने कफकारी भोजन भी किया है, अम्ल या अधिक नमक युक्त भोजन। आपका कथन सत्य है। सत्य तो ये है कि ग्राम में विगत 7 दिवस में मेरे पिता और इनके मित्रों की यही दिनचर्या रही और सभी एक साथ रोगग्रस्त हुए। इन सभी पर कफत ज्वर का प्रभाव है। तो क्या मेरे पिता भी? नहीं, जाने अनजाने में तुम्हारे पिता ने उपवास किया है और उनके उपवास ने चिकित्सा का कार्य किया है। कफत ज्वर के बलवान होने की स्थिति में उपवास ही सर्वोत्तम चिकित्सा है। तो क्या ऐसी स्थिति में इन्हें कोई भी औषधि की आवश्यकता नहीं है? यदि रोग का निदान समझ आ जाए तो उपचार सहज हो जाता है। मेरी दृष्टि में अग्निवेश ने रोग का उचित निदान किया है। और उचित निदान हो गया है तो औषधियों का चयन कठिन नहीं होगा। कफत ज्वर हेतु त्रिकुट अर्थात सौंठ, पीपली और काली मिर्च का मिश्रण देना होगा। हमें अदरक, दशमूल और शहद का प्रयोग भी करना चाहिए। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि रोगी के शरीर से कफ की अधिकता समाप्त हो जाए। तो क्या इसका भी कोई उपाय है? हमें जल की वाष्प का प्रयोग करना होगा। यदि इन्हें गर्म जल की वाष्प दी जाए तो कफ स्वयं ही शरीर छोड़ने लगेगा। उचित है, मैं अभी गर्म जल लेकर आता हूँ। देवी, यदि संभव हो तो आप घृत अर्थात घी की व्यवस्था करें। घी? हाँ, ज्वर में घी से उत्तम आहार और औषधि और कोई नहीं। यथा प्रज्वलितं वेश्मा परिषिञ्चन्ति वारिणा नरः शान्तिम् अभिप्रेत्य तथा जीर्णज्वरे घृतम् नेहाद्वान्तं शमयति शैत्यात्पितं नियच्छति घृतं तुल्यगुणं दोषं
संस्कारात् तुजयेत् कफम् नान्यः स्नेहस्तथा कश्चित् संस्कारमनुवर्तते यथा सर्पीरतः सर्पिः सर्वस्नेहोत्तमं मतम्। चरक संहिता के इन श्लोकों में ज्वर के समय घी के उपयोग का महत्व बताते हुए कहा है कि जिस प्रकार घर में लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार ज्वर को शांत करने के लिए घी का उपयोग करते हैं। घी में वो सभी गुण होते हैं जो कि ज्वर के सभी प्रकारों के लिए उपयोगी हैं। अभी हमने आचार्य अग्निवेश द्वारा कफस ज्वर निदान और चिकित्सा देखी। ये गुरु के मार्गदर्शन में किया गया एक प्रयोग था और इस प्रयोग में सभी शिष्य शामिल हुए, परंतु आचार्य अग्निवेश ने न केवल इस प्रयोग का नेतृत्व किया वरन इस प्रयोग के समाप्त होने के पश्चात इसे सूत्रबद्ध करने का प्रयास भी किया। आप क्या कर रहे हैं? मैं आज के प्रयोग को सूत्रबद्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके पीछे कोई विशेष कारण? यह गुरुदेव का निर्देश है और मैं ही नहीं, उनके सभी शिष्य उनके उपदेशों को अपनी समझ से ग्रंथ के रूप में संजो रहे हैं। इस ग्रंथ की विषय वस्तु क्या आप मेरे साथ साझा करेंगे? अवश्य। मैं अपने ग्रंथ को इस प्रकार व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहा हूँ कि उसमें आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों के साथ शरीर रचना, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, रोगों का पूर्वानुमान, उनके कारण या निदान, उपचार और सर्वाधिक ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जिनकी जानकारी से मनुष्य सदैव स्वस्थ रहे, ये सभी विषय आ जाए। क्या यह संभव है? अवश्य संभव है। क्या आपने आज का प्रयोग पूर्णतः सूत्रबद्ध कर लिया है? हाँ, वास्तव में आज के प्रयोग में निदान प्रमुख था, तो मैंने उसे निदान स्थान में स्थान दिया। गुरुदेव ने हमें ज्वर के कई प्रकार बतलाए, जैसे पित्त ज्वर, वात ज्वर, कफत ज्वर इत्यादि। प्रमुख ये तीन हैं, अन्य इनके मेल से बनते हैं। हमें उनका ज्ञान तो था, परंतु गुरुदेव ने आज इस ज्ञान के प्रयोग का अवसर दिया। कोई सूत्र कहिए। अरे आप कहाँ इतने सूत्र सुन पाएंगे, कई श्लोक हैं। हाँ, मैं प्रत्येक अध्याय को एक सूक्ष्म रूप से एक सूत्र में बांधता हूँ, वही आपसे कहता हूँ। उसे मैं तंत्र श्लोक कहता हूँ। आप सुनेंगी? अवश्य ही। ज्वरमष्टविध तस्य प्रकृष्टासन कारणम पूर्वरूपं च रूपं च भेषजं संग्रहेण च व्याख्यात्वान् ज्वरस्याग्ने निदाने विगतज्वरः भगवान् अग्निवेशाय प्रणताय पुनर्वसु। हमने जो अभी श्लोक सुना उसमें ज्वर के निदान संबंधित सारी जानकारी को सूक्ष्म रूप में लिखा गया है। वास्तव में चरक संहिता के प्रत्येक अध्याय के अंत में एक ऐसा तंत्र श्लोक है जैसे कि वो अध्याय का उपसंहार या कंक्लूजन हो। एक पुस्तक के चैप्टर का अंत करने का ये तरीका आधुनिक है। चरक संहिता में इसका होना ये नहीं बताता कि ये अग्निवेश तंत्र में था या नहीं, परंतु इतना तो तय है कि इस प्रकार का कोई ना कोई संकेत अग्निवेश ने अपने ग्रंथ में अवश्य दिया होगा। और ऐसे कौन से प्रयोग हैं जो अग्निवेश ने किए जिनसे वे आयुर्वेद के प्रथम ग्रंथ की नींव रख पाए,
ये सब जानेंगे लेकिन अगले अंक में। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए भारतीय ऋषि वैज्ञानिक केवल भारत विक्रम पर। अभी के लिए नमस्कार।